Hello everyone. Welcome back to Vyas IS, and this is the very first lecture of your PCB 10 marathon revision session. Okay. अब क्योंकि हम लोग मैराथन सेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे. आई विल अज्यूम कि आप लोग को थोड़ा बेसिक आता होगा और उस हिसाब से ही हम इसकी रिविजन करेंगे. क्लियर. मृणाल सर के नोट्स जो थे वो अराउंड 1000+ पेजेस के नोट्स थे. हम लोगों ने उसको अराउंड 290 पेजेस में बनाया है, जैसे कि आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा. आप लोग हमारे भी नोट्स ले सकते हैं और आप लोग अपने भी नोट्स बना सकते हैं. आई होप काफ़ी लोगों ने बनाए भी होंगे. आप अपने नोट्स भी रेफर कर सकते हैं और अगर आपको परचेज भी करना है तो आप हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं. परचेज करने के लिए जस्ट आपको एक नॉर्मल इस नंबर पे मैसेज करना होगा एंड यू कैन बाय द नोट्स. क्लियर. ओके. अब हम बात करते हैं फर्स्ट लेक्चर की, जिसमें हम बात कर रहे हैं पिलर 1A1. ओके. जिसमें हम देखेंगे बार्टर सिस्टम क्या है. देखिए, बार्टर सिस्टम आई होप आप सब लोगों को पता होगा पहले से. बार्टर सिस्टम होता है जिसमें हमने गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम कमोडिटी इकोनॉमी भी कहते हैं. बहुत सारी लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम में. आई होप आप लोगों को पहले से पता होगा, जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. प्रॉब्लम आती है कि दोनों कंज्यूमर की नीड्स सेम टाइम पे सेम हो तो वो भी बहुत डिफिकल्ट है मिलना. वैल्यू करना बहुत मुश्किल है किसी गुड्स को. फ्यूचर में हम नहीं कर सकते हैं उसको यूज़, क्योंकि वो हर चीज़ की तरह स्टोर नहीं किया जा सकता है. कुछ चीज़ें पेरिशेबल नेचर की होती हैं. कुछ गुड्स को हम स्टोर करके उसकी वैल्यू भी डिटोरेट हो जाती है. तो हर चीज़ को स्टोर भी नहीं किया जा सकता. फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी यूज़ नहीं किया जा सकता. सर्च करने में बहुत कॉस्ट आती है. ट्रांजैक्शन की भी खुद की बहुत कॉस्ट होती है. डिविजिबिलिटी नहीं है. जैसे कि एक हॉर्स है और इसके बदले में मुझे 1 किलो वीट चाहिए, तो मैं एक्सचेंज नहीं कर सकती, क्योंकि आधा हॉर्स की वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी 1 kg ऑफ वीट. तो मैं ऐसा नहीं कि आधा बोलूँगी भाई आधा हॉर्स ले लो और मुझे 1 kg ऑफ वीट दे दो. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो डिविजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम इसमें रहती है. तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर थी बार्टर सिस्टम के अंदर. उसको ओवरकम किसने किया है? मनी ने उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया है. तो मनी ने ओवरकम किया है. मनी के कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम देखेंगे: प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटीजेंट फंक्शन. प्राइमरी फंक्शंस होते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है और वैल्यू को मेजर करने के लिए. डेफर्ड पेमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है. स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं हम लोग. कंटीजेंट फंक्शन क्रेडिट सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है. एम्प्लॉय करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लेबर वगैरह को हम जब एम्प्लॉय करते हैं तो उसको बदले में मनी दे के हम लोग काम पे रख सकते हैं. क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू टैक्सेशन, ये भी इसका एक काम है. ठीक है. दिस इज़ वेरी बेसिक. हम कोशिश करेंगे कि हम लिमिटेड टाइम में, कम टाइम में अच्छा क्वालिटी के साथ पढ़ पाएँ. क्लियर. इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है? पहले कमोडिटी मनी था, देन मेटेलिक, देन पेपर, टोकन, फिएट मनी. फिएट मनी वो मनी होता है जो लॉ या गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि इसको मनी की तरह यूज़ करना है. देन इट्स फिएट मनी. इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे. बैंक मनी, डिपॉजिट मनी एंड देन क्या आया? क्रिप्टो करेंसीज. ठीक है. अब हम बात करते हैं फुल बॉडीड मनी. देखिए, फुल बॉडीड मनी क्या होता है? जिसकी फेस वैल्यू भी उतनी है जितनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है. फेस वैल्यू होता है जो एक पेपर नोट पे या पेपर करेंसी पे, कॉइन पे जो वैल्यू उसकी लिखी है वही उसके बनाने की वैल्यू है. मतलब जो भी मेटल यूज हुआ है, जो भी पेपर यूज हुआ है, जितनी उसकी वैल्यू है उतनी ही उसकी फेस वैल्यू है. क्लियर. बट टोकन कॉइन्स क्या होता है? जैसे हमारे 2 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 20 रुपी कॉइन, जिसमें फेस वैल्यू तो जैसे 2 रुपीज़ लिखा है, बट उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है? कम होती है एज कम्पेयर टू द फेस वैल्यू. यूजुअली कॉइन्स में ऐसा होता नहीं है, बट जब फेस वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे पेपर नोट की अगर मैं बात करूँ, 100 रुपये का नोट है, और उसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू होगी वो उतनी नहीं होगी जितना उसमें फेस वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको बोलते थे हम टोकन कॉइन्स, जैसे कि यहाँ पे आपको लिख भी रखा है. क्लियर. करेंसी नोट्स के नो इंट्रेंसिक वैल्यू. करेंसी नोट्स की कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है. इसके बाद हम बात करते हैं फिएट मनी. देखिए, फिएट मनी वही मनी होता है जो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि वो मनी की तरह काम करेगा. दैट इज अंडर लॉ ये एक्सेप्ट कर सकते हैं हम सारे डेट के लिए. कोई भी कर्जा है, कोई भी पैसे लेने, कोई भी सामान हमें खरीदना है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू बाय दैट सामान. ओके, टू बाय दैट थिंग. और ये लीगल टेंडर मनी कहते हैं इसको हम. ठीक है. जो फिएट मनी होता है वो लीगली टेंडर मनी होता है. दो कंडीशंस होती है कि वो मनी फिएट मनी हो, या तो वो फिजिकल करेंसी या फिर फिजिकल करेंसी कॉइन या फिजिकल करेंसी नोट्स, या वर्चुअल कॉइन्स के फॉर्म में हो, या डिजिटल कॉइन के फॉर्म में हो, या क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में हो. साथ में ही वो सेंट्रल बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करा हुआ होना चाहिए. तभी हम कहेंगे कि ये दोनों
एक मनी फिएट मनी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम उसको फिएट मनी नहीं कह सकते हैं। ये टेबल, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है काम आएगी आपके, तो अभी आप ध्यान रखिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। ये आपको पता ही होगा कि 2 रुपये से ऊपर के नोट्स, 2 और 2 रुपये के ऊपर के नोट्स जो होते हैं वो सिर्फ कौन इशू कर सकता है? आरबीआई। फाइनेंस मिनिस्टर के पास पावर है कि वो 1 रुपी नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं वो बना सकते हैं, इशू कर सकते हैं। ये अंडर दी विच एक्ट? कॉइनेज एक्ट 2011। दिस यू शुड नो, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं इस टेबल की। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने कुछ अलग अलग आइटम्स ले रखे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिमांड चेक्स, एटीएम कार्ड्स एंड बिटकॉइंस। अब मैं बात करूँ फिजिकल कॉइन के टर्म्स में, फिजिकल कॉइन ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं होता है। यू नो दिस थिंग, बिटकॉइंस कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, ये एक डिजिटल फॉर्म में होता है। इट्स अ डिजिटल कॉइन, राइट? क्लियर? इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस आरबीआई, यस। गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इशू करता है, बट शेयर्स, बॉन्ड, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट उसको इशू नहीं करती है। फिएट मनी है? नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बस ये है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो नो हो गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। क्लियर? लीगली वैलिड है? नहीं है वैलिड, जब वो फिएट मनी है ही नहीं तो लीगली वैलिड कैसे होगा? क्लियर? लीगल टेंडर है इंडिया में? नहीं है। लीगली कोई भी चीज़ें इंडिया के अंदर हम लीगल टेंडर की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट बिटकॉइंस जो है एल सल्वाडोर में लीगल हैं। एल सल्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये हमारे जो बिटकॉइंस है वो लीगल है, ठीक है? अब हम बात करते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। देखिए, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होते हैं? लिमिटेड लीगल मतलब कि एक लिमिटेड डेट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हमें एक अमाउंट यूज़ करनी है, हमें कोई भी एक पेमेंट यूज़ करनी है, तो एक सर्टेन लिमिट तक हम उस करेंसी को यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंडिया में है कॉइन्स। कॉइन्स को हम ऐसे कोई 10 लाख 10 करोड़ जितनी पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर लिमिट है कि 2 लाख 1 लाख से ऊपर, वैसे 1000 रुपये की लिमिट है, 1000 रुपये से ऊपर कोई पेमेंट करनी है तो हम कॉइन्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट है। बट अनलिमिटेड होता है, कोई लिमिट नहीं है, कोई उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, लीगली अदरवाइज एक्शन लिए जाएंगे, और उसका एग्जाम्पल है पेपर नोट्स, ठीक है? बट रियल लाइफ में ऐसा होता है, फाइनेंस एक्ट 2017 कहता है कि 2 लाख से ऊपर की कोई भी ट्रांजेक्शन करनी हो तो उसके लिए चेक यूज़ करो, डिमांड ड्राफ्ट, NEFT, अदरवाइज पेनल्टी होगी। ये इसलिए किया गया है जिससे कि टैक्स इवेजन और ब्लैक मनी, काला धन से हम लोग बच सके। क्लियर? आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया है, मनी ऐप, जिसको हम बोलते हैं मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर, ब्लाइंड पीपल के लिए किया है, जिससे कि वो नोट्स को आइडेंटिफाई कर सके कि ये कौन सा नोट है। क्लियर? इंडियन करेंसी के अंदर 17 लैंग्वेज होती है, 15 बैक साइड में होती है और हिंदी इंग्लिश फ्रंट साइड में होती है। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन आप लोगों को पता होगा, जब हम रिमूव कर देते हैं लीगल टेंडर मनी को एज अ स्टेट, मतलब जो उसका स्टेटस दे रखा है हमने करेंसी नोट को, उसको रिमूव कर देना, लीगली ये नहीं यूज़ कर सकते हम। ये एक बार 1946 में हुआ है, 1978 में भी हुआ है, और अभी एक रिसेंटली आपको पता होगा 2016 में हुआ था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और कौन कौन से कॉइन नोट्स बैन हुए थे? 5000 एंड 1000 रुपीज़ का, राइट? अब हम बात करें ₹2000 नोट्स की, तो 2000 नोट देखिए फिएट मनी था, गवर्नमेंट ने कहा था इसको यूज़ करना है, लीगल टेंडर हो गया, बट सर्कुलेशन से अब हटा दिया गया है, बट डीमोनेटाइज नहीं हुआ है। क्लियर? ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर ऑर्डर्स, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट। देखिए, 3 पार्टी होती है चेक में, एक सेंडर होता है, एक बैंकर होता है, एक रेसिपेंट होता है, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। क्लियर? ये तो सबको पता है। चेक्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 तरीके के चेक्स है, स्टेल, पोस्ट डेटेड, ओपन, बियरर चेक। स्टेल होता है जो 3 महीने तक विड्रॉ ही नहीं किया उस चेक को। पोस्ट डेटेड होता है एक डेट के बाद भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ओपन चेक होता है जिसमें कोई क्रॉसिंग नहीं है, कभी भी आप उसको इनकैश कर सकते हो, ओपन चेक है, कभी भी विड्रॉ करा लो, एक बार चेक बन गया तो। क्लियर? ओके। इसके बाद मैं बात करती हूँ, ये चेक मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको यहाँ दिख रहा है ये चेक की फोटो। इस चेक में आपको ये पता होगा नीचे डिजिट्स होती है कुछ यहाँ पे, तो ये जो बीच वाली डिजिट्स होती है, ये 9 डिजिट्स की जो होती है, इसको बोलते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, की एक 9 डिजिट कोड होता है जो आयरन ऑक्साइड इंक से लिखा होता है फॉर ऑटोमेटेड क्लियरेंस, ठीक है? और बीच में जो ऊपर की तरफ लिखा होता है चेक में IFSC कोड होता है, ये आपको पता है, एक बैंक की ब्रांच बताता है कि कौन सी बैंक की ब्रांच का ये चेक है। ये 11 डिजिट का कोड होता है। क्लियर? इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एक जनरल चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ओवरड्राफ्ट होता है जब हम एक्सेस मनी विड्रॉ कर लेते हैं अपने करंट अकाउंट में जितना है उससे भी ज़्यादा। क्लियर? चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है? एक तरीके से चेक को क्लियर करना, मतलब चेक को क्लियर करना जिसे हम कहते हैं, बट फिजिकली नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं थ्रू MICR कोड, तो उसको हम बोल देते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसको CTS बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारा होता है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। देखिए पॉजिटिव पे मैकेनिज्म एक ऐसा फ्रॉड डिटेक्शन टूल है जो बैंक ने अडॉप्ट किया है कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनको जो भी फ्रॉड्स होता है, अल्टर्ड होता है या कोई काउंटरफीट चेक्स होते हैं, उनके अगेंस्ट उनको बचाने के लिए कैसे कि वो बैंक क्या करता है, पहले कस्टमर से पूछ लेता है, चेक डिटेल्स पास करने से पहले कस्टमर से पूछता है, तभी जाके वो चेक पास होता है। ठीक है, ये फ्रॉड वगैरह को बचाने के लिए किया गया है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 आरबीआई ने निकाला है कि रेगुलेट करने के लिए जो भी कार्ड पेमेंट है, ई पेमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम। कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम एक नेटवर्किंग है बैंक की ब्रांचेस का जो कस्टमर्स को अलाउ करता है कि आप अपने अकाउंट मैनेज करें, अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी जाके हम उसको एक्सेस कर पाएँ, उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ द स्टेबल इज इम्पॉर्टेंट। स्टेबल इज कि आरबीआई के सेंट्रलाइज पेमेंट स्ट्रक्चर सिस्टम कौन कौन से हैं? आरटीजीएस और एनईएफटी। आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और एनपीसीआई का एक होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब हम बात करते हैं ये होते क्या है, इसमें क्या मतलब किस तरीके से इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए ट्रांसफर अमाउंट जो होता है आरटीजीएस के अंदर 2 लाख से लेकर 2000 करोड़ तक कर सकते हैं थ्रू एसबीआई अकाउंट। इसमें आप अप टू 10 लाख रुपए कर सकते हैं एसबीआई अकाउंट से। इसमें ₹1 से 5 लाख कर सकते हैं। सेटलमेंट हाथ क्या तो जाता है, 30 मिनट लगते हैं, हाथ क्या तो जाता है। टाइमिंग 24/7 24/7 24/7। ₹1 की भी फीस नहीं लगती, ₹1 की भी नहीं लगती, बट इसमें कुछ फीस भी लगती है प्लस जीएसटी भी लगती है। किसमें? IMPS में, इमीडिएट पेमेंट सर्विस में। प्रोवाइडर कौन है आरटीजीएस में? बैंक, नॉन बैंक, इसमें भी सेम है। इसमें कौन है? बैंक्स हो गए, पीपीआई हो गए एंड मोबाइल वॉलेट कंपनीज हो गए। पीपीआई होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, क्लियर, और मोबाइल वॉलेट कंपनीज हो गए। अभी ये सब चीज़ें हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो आपको क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट है लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्लैमिटी वगैरह या कोई वॉर वगैरह होता है या इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उस टाइम पे जो डिस्ट्रप्शन आता है, उस वजह से जो प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन में, उस वजह से जो पेमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, उसको एड्रेस करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है, क्लियर। ठीक है, नेचुरल क्लैमिटी, वॉर वगैरह के लिए। नेक्स्ट हमारा है एनपीसीआई 2000, एनपीसीआई जो कि 2008 में आया। इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ठीक है, ये ओरिजिनली 10 बैंक ने फाउंड किया था 100 करोड़ का कैपिटल लगा के, बट बाद में पेटीएम, फोन पे, अमेजोन सब शेयर होल्डर्स बन चुके हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सोल्यूशन हो, क्लियर। यूपीआई हम डेली यूज में अपने टर्म सुनते रहते हैं। यूपीआई का क्या होता है? ये एक टेक्नोलॉजी है जिसने डिजिटल पेमेंट ऐप बनाए हैं आईएमपीएस के बेस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस की हाथ के हाथ पेमेंट हो जाए उसके बेसिस पे एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है। हम क्यूआर स्कैनिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, मर्चेंट्स को पे कर सकते हैं, मशीन्स होते हैं, क्यूआर कोड स्कैनर्स होते हैं। ठीक है, अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं पेमेंट के लिए, पुश और पुल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। पुश और पुल ट्रांजैक्शन क्या होती है? पुश ट्रांजैक्शन होती है जब कस्टमर्स को कंफर्म करना होता है पेमेंट करने के लिए। हमें कोई पेमेंट करने के लिए, जैसे हम कई बार पेमेंट करते हैं तो हमारे पास कंफर्मेशन आती है कि आपको ये पेमेंट करनी है, डिक्लाइन करनी है, एक्सेप्ट करनी है, तो हम पे कर देते हैं, तो वो होती है पुश ट्रांजैक्शन। बट पुल ट्रांजैक्शन होती है जिसमें बिजनेस मतलब पूछते नहीं है, पेमेंट ऑटोमेटिकली हर महीने पीरियोडिकली जो भी हम पीरियड डालते हैं वो खुद ही ट्रांसफर हो जाती है, वेयर बिजनेस कैन टेक मनी फ्रॉम द कस्टमर विदाउट एनी अप्रूवल फॉर एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन, क्लियर। उसके बाद होता है बिल अमंग फ्रेंड्स, बिल जो शेयर होता है फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि एसबीआई का एसबीआई बड़ी, योनो, एक्सिस बैंक का एक्सिस पे, ये सारे के सारे कुछ पेमेंट आपके ऐप है, यूपीआई ऐप। ठीक है, एनपीसीआई ने एग्रीमेंट किन किन के साथ साइन किया, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ किया है? भूटान, नेपाल, यूरोप, सिंगापुर, ये आपको पता होना चाहिए, और जिससे कि इंडियंस इसमें डायरेक्टली इन कंट्रीज में पे कर पाए। कौन कौन सी है? भूटान, नेपाल, यूरोप और सिंगापुर, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं यूएसएसडी। यूएसएसडी क्या होता है? ये एक तरीके का कोड है जो बनाया गया है वो कस्टमर्स के लिए जिनके पास बेसिक फ़ोन है, जिनके पास नॉर्मल कीपैड वाले फ़ोन है, वो पेमेंट कर सके इस कोड को डायल करके। ठीक है, उसके बाद आरबीआई ने एक और न्यू यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसको 123 पे बोलते हैं, जिससे कि और यूपीआई पेमेंट ऑप्शन उसमें आ गए हैं, उसको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक है, बस पता होना चाहिए आपको। यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट। ऑन डिवाइस वॉलेट ये देखो एक ऑनलाइन वॉलेट है जिसमें ना आपको बार बार यूपीआई पिन डालने की नीड नहीं है। कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो अप टू ₹500, 500 से कम तक की कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है तो आप वो पेमेंट कर सकते हो बिना बार बार यूपीआई पिन डाले, और इसमें आपको केवाईसी की भी नीड नहीं है। तो ये थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस करने के लिए है, छोटी पेमेंट करने के लिए बनाया गया है। या सो सॉरी, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक इरेजर। या सो उसके बाद हमारा आता है यूपीआई लाइट,
जो भी हमने ऊपर देखा, प्लस NFC, ठीक है, प्लस NFC, जिसको हमने बोल दिया ऑफलाइन रिटेल पेमेंट टैप एंड पे, जिसमें हम ऑफलाइन जाके टैप एंड पे वाला जो सिस्टम होता है, तो RBI ने सोचा नियर फील्ड कम्युनिकेशन जैसा होना चाहिए। ऑफलाइन मतलब हम मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पे ऑप्शन हो पे करने का, इससे बेनिफिट होगा, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ेगी, गाँव वगैरह में भी हेल्प होगा, एरर फ्री ट्रांजेक्शन होगी और कॉन्टैक्टलेस हो गया, ठीक है। तो ये एक चीज़ और निकाल दी गई है। कॉन्वर्जेशनल पेमेंट इन UPI, जिस तरीके से नाम सजेस्ट कर रहा है, कॉन्वर्जेशनल मतलब कुछ कन्वर्स करके, कुछ बात करके पेमेंट करना, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए निकाला है जो ब्लाइंड है, जिससे कि वो सुन के पेमेंट कर सके और कोई थर्ड पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है। NRE NRO बैंक अकाउंट नाम से ही समझ आ रहा है कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस का है, नॉन रेजिडेंट फॉरनर्स का है, जिससे कि वो इंडियन बैंक्स में अपना अकाउंट खोल सके। क्लियर। UPI भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसको हम कहते हैं, 2016 में आया। ये एक मनी ट्रांसफर ऐप है जो NPCI ने बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों जगह काम करता है, स्मार्टफोन हो या नॉन स्मार्टफोन हो, कीपैड वाले फ़ोन हो। ये कोड होता है, इससे यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको अलग अलग तरीके के ऐप इसमें डाउनलोड करने की नीड नहीं पड़ती और कोई भी MDR चार्ज नहीं देना पड़ता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। MDR होते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो आपको मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है जो एक मर्चेंट एक बैंक को देता है जब वो कोई कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, चाहे क्रेडिट कार्ड से कर रहा हो चाहे डेबिट कार्ड से कर रहा हो, तो ये चार्ज उनको देना पड़ता है। तो वो देने की नीड नहीं पड़ती जब UPI भीम के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, भीम के थ्रू। क्लियर। इसके बाद आता है रुपे कार्ड पेमेंट गेटवे। देखो रुपे कार्ड आपको पता होगा, तो रुपे कार्ड पेमेंट गेटवे देखो ये वर्ल्ड का सेवेंथ पेमेंट गेटवे है। 3 तरीके से काम करता है ये। ATM में भी काम करता है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है बेसिकली, जो आपने देखा है कि ऑफलाइन कोई दुकान में जाते हैं तो हम कार्ड देते हैं अपना, तो एक कार्ड रीडर मशीन होती है, कार्ड स्वाइप करके हम पेमेंट कर सकते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस हो गई, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो रुपे डेबिट कार्ड, और दूसरी चीज़ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रुपे का डेबिट कार्ड जो है फ्री में दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर जनधन बैंक अकाउंट वालों को। और इंडिया ने किस किस के साथ कोलैबोरेशन साइन किया है, सिंगापुर एंड जापान के साथ किया है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए इसमें। ये जनरल चीज़ें हैं, मैं आपको सिर्फ एक बार रीड करा रही हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। BBPS की फुल फॉर्म भारत बिल पेमेंट सिस्टम फॉर पेमेंट सिस्टम, ये किसके लिए, मंथली पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स। UMPS यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये ATM नेटवर्क को रन करते हैं। NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट देते हैं किसको, फास्टैग टोल कलेक्शन, जो टोल कलेक्शन होता है उसको क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहे हैं। PAI चैटबोट, AI बेस्ड चैटबोट है जो रिप्लाई करता है लोगों की ऑनलाइन क्वेरीज जो आती है फास्टैग के रिगार्डिंग, रुपए के रिगार्डिंग, UPI के रिगार्डिंग, इन सब के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स आती है, जो क्वेरीज आती है, वो उसको डील करते हैं। ये एक आर्टिफिशियल बेस्ड चैटबॉट है। डिजी साथी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, कोई भी क्वेरीज डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग आती है, कार्ड के पेमेंट के रिगार्डिंग आती है, तो ये RBI और NPCI ने मिलकर बनाया है। कोई भी ग्रीवेंसीज है तो कस्टमर इस पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। क्लियर। ओके, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा आपको बस पता होना चाहिए, रीड ओनली वाली है तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में करा रही हूँ। डाक पे 2020 एक पेमेंट ऐप है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लेके आए हैं, ठीक है। और NACH ABPS दोनों NPCI ने डेवलप किया, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब NACH क्या होता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट है उन ट्रांजेक्शन्स के लिए जो हमारी बार बार होती हैं और रेपिटेटिव होती है, ठीक है। रेपिटेटिव एंड पीरियोडिक होती है नेचर में, ये उन चीज़ों के लिए बनाया है इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट। ABPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एक वो बैंक मॉडल है, इसमें क्या होता है, हम आधार के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन के थ्रू या माइक्रो ATMs के थ्रू कर रहे हैं, तो ये हम आधार ऑथेंटिकेट करना होता है, आधार को वेरीफाई करना होता है और हम पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इट इज अ बैंक लेड मॉडल विच अलाउ ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एट POS एंड माइक्रो ATMs through the business correspondent of any bank using आधार ऑथेंटिकेशन। इसको हम आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम भी कहते हैं, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ओके, ये दोनों तरीके यूज किए जाते हैं मनरेगा वर्कर की सैलरी देने के लिए, इसलिए हम इसको मिक्स्ड पेमेंट मोड और हाइब्रिड मोड फॉर मनरेगा वेजेस भी बोलते हैं। क्लियर। प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन होता है, देखिए कई बार क्या होता है, कुछ अकाउंट्स को ऐसा फैसिलिटी मिलती है कि कोई इमरजेंसी में उनको पेमेंट करनी है तो उनको पहले से ही अप्रूवल दे दिया जाता है कि मान लीजिए आपको 2 लाख का कोई एक्स्ट्रा अमाउंट कहीं इमरजेंसी में लगाना है तो हम आपको पहले से ही दे रहे हैं, अगर आपको कभी चाहिए होगा तो आप ऑटोमेटिकली उसको यूज़ कर सकते हैं, हमारा प्री अप्रूवल है। तो ये हर किसी को नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। सो इट अलाउ इंडिविजुअल टू यूज़ देयर प्री अप्रूवल क्रेडिट फॉर UPI ट्रांजेक्शन, बहुत ही फास्टर मोड हो गया, उसमें कोलेटरल की भी नीड नहीं होती।
इस यूपीआई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का बेनिफिट्स क्या हुआ इससे कि भाई बाय नाउ पे लेटर वाली बात हो गई और फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द पुअर में भी हेल्प करता है। इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल, सिंपल सिंपल समझ आ रहा होगा नाम से कि कस्टमर्स अब कैश विड्रॉ करा सकते हैं एटीएम से, कोई भी एटीएम से जो यूपीआई एटीएम को सपोर्ट करता हो, बिना कार्ड के, बिना फिजिकल कार्ड के। ठीक है। क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन, नाम से ही समझ आ रहा है क्यूआर बेस्ड मशीन है जो कॉइन निकालने में हेल्प करती है। कॉइन डिस्पेंसर, कॉइन्स निकालती है। अगर हमें कोई कॉइन की नीड है तो ये मशीन्स होती है, क्यूआर से स्कैन करो, कॉइन्स निकालो जितने आपको निकालने हैं और आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे पैसे। ठीक है, विया द यूपीआई। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ई रूपी, जो कि एनपीसीआई ने डेवलप किया है। ठीक है, एनपीसीआई ने किया है। ये एक एसएमएस क्यूआर कोड होता है जो प्रीपेड होता है, यानी कि आप इसको ऐसे मान के चलिए एक वाउचर टाइप हमें मिल जाता है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने दे दिया 1000 रुपये का वाउचर, ये यूजुअली उनको मिलता है जैसे किसी की हेल्प करने के लिए, जैसे कि मदर को दे दिया, चाइल्ड को दे दिया, गरीब फैमिलीज को दे दिया, टीबी के लिए, मेडिसिन के लिए, कोरोना के लिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी फॉर फार्मर्स। ठीक है, मान लो 1000 रुपये का वाउचर दे दिया, मुझको एक वाउचर मिल गया 1000 रुपये का, तब ये वाउचर मैं शॉप्स में जाके जब मेरे को कोई भी सामान चाहिए मैं यूज़ कर सकती हूँ, इसमें से अमाउंट डेबिट होता रहेगा, डेबिट होता रहेगा, और जब तक यूज़ कर सकती हूँ जब तक ये 1000 रुपये मेरे यूज़ नहीं होते। ठीक है, तो ये क्यूआर बेस होता है। जैसे कि मेट्रो कार्ड होता है ना, एग्जांपल के लिए मेट्रो कार्ड में हम रिचार्ज करा लेते हैं और उसको तब तक यूज़ करते हैं जब तक खत्म नहीं होता, तो ये भी उसी तरीके से होता है। एक एसएमएस क्यूआर कोड बेस्ड प्रीपेड कैशलेस इलेक्ट्रॉनिक वाउचर एनपीसीआई ने बनाया है अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू। फाइनेंस मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ मिनिस्टर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी सब इसको सपोर्ट करते हैं, इन लोगों के लिए है। कई बार इसको प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी इशू कर लेती है और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। क्लियर। बट मैक्सिमम स्टोरेज लिमिट इसकी 1,00,000 रुपये है। 1,00,000 रुपये से ऊपर का वाउचर नहीं मिलता है। कोड को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं होता। कौन खरीद सकता है? गवर्नमेंट, कंपनी, इंडिविजुअल। कौन बेच सकता है? बैंक्स, नॉन बैंक, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, पीपीआई। क्लियर। इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम होती है जब हम एक अकाउंट से कोई दूसरे अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं, तो ये जो इंटरऑपरेबल हो रहा है, ये जो हो रहा है ऑपरेशन, उसके बीच में स्मूथनेस रहे। ठीक है, जो भी टेक्निकल प्रोसेस हो रहा है वो स्मूथ रहे, तो इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम। टेक्निकल कंपैटिबिलिटी दैट इनेबल्स अ पेमेंट सिस्टम टू बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर पेमेंट सिस्टम, दूसरे पेमेंट सिस्टम के थ्रू वो पेमेंट स्मूथली रन होए। ठीक है, क्यूआर कोड के टाइप्स देख लेते हैं। प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड क्या होता है? जो पेटीएम और फोन पे एक्सक्लूसिवली क्यूआर कोड्स देते हैं प्रोप्राइटर्स को। यूपीआई क्यूआर कोड होता है जो हर ऐप स्कैन कर सकते हैं। भारत क्यूआर कोड होता है जो विद द हेल्प ऑफ वीजा और मास्टर कार्ड के थ्रू ही होते हैं, और डेवलप किसने किया है? एनपीसीआई ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स कौन होते हैं? वो एंटिटीज जो भाई वही होता है नॉर्मल जो हम लोग बेसिकली पेमेंट करते हैं ना, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, इनके थ्रू। तो ये हो गया एंटिटीज जो मूवमेंट फ्लो करती है बिटवीन पेयर एंड पे इलेक्ट्रॉनिक मोड में। आरएम क्यूआर देखिए, रेक्टेंगुलर माइक्रो क्यूआर कोड है, एक नया तरीके का कोड आया है। पहले स्क्वायर क्यूआर कोड होता था। 1990 में जापानीज इंजीनियर ने ये कोड डिजाइन किया था स्क्वायर वाला। अब वो लोग रेक्टेंगुलर में काम कर रहे हैं कि वो कम स्पेस ले, नैरो स्पेसेस में, और उसकी स्कैनिंग स्पीड भी अच्छी हो और इजीली इस तरीके से आ जाए, क्योंकि वो स्पेस कम लेगा। दैट्स इट। बस पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ आ रहा है। कार्ड टाइप बेस्ड ऑन सिक्योरिटी फीचर, सिक्योरिटी बेसिस पे हम कार्ड के बारे में बात करते हैं। एक होते हैं मैग्नेटिक कार्ड। मैग्नेटिक कार्ड वो कार्ड होता है जिसमें भाई डेटा किस में होता है? एक मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर होता है। ठीक है। ईएमवी कार्ड क्या होता है? यूरोपे, मास्टर कार्ड, वीजा। ये वो कार्ड होता है इसको हम कॉन्टैक्ट बेस भी यूज़ कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट लेस भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट बेस यूज़ करना है तो पीओएस इंस्ट्रूमेंट में जाता है, जैसे हमारी स्वाइप मशीन होती है, और कॉन्टैक्ट लेस करना है तो आरएफआईडी। आरएफआईडी हमारी होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उसके थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, कैसे है क्या है, ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी में इतना नहीं पूछा जाता है। क्लियर। प्लास्टिक मनी क्या होता है? क्रेडिट डेबिट कार्ड। आप लोगों को बहुत आसानी से पता है क्रेडिट डेबिट कार्ड क्या होता है। हाइब्रिड कार्ड होता है जो दोनों, जिसमें डेबिट कार्ड भी हो, क्रेडिट कार्ड भी हो, जैसे कि इंडस बैंक हाइब्रिड कार्ड है। ठीक है, अब ये बेसिक चीज़ तो मैं नहीं समझाऊंगी, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्या होता है। प्रीपेड कार्ड क्या होता है? वो एक तरीके से डेबिट, एक सब टाइप है डेबिट कार्ड का, जो हम लोग बेसिकली बिना अकाउंट बनाए भी यूज़ कर सकते हैं। ये वो कार्ड है जिसमें अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। जैसे आईआरसीटीसी का यूबीआई प्रीपेड कार्ड होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो टिकट के लिए भी, मील्स खरीदने के लिए भी ट्रेन में। तो ये एक तरीके से प्रीपेड कार्ड होते हैं। ठीक है। कार्ड टोकनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कार्ड टोकनाइजेशन अभी आया है, जिसमें क्या हुआ है, एक्चुअल कार्ड में हमारी पूरा डेबिट डिटेल, हमारी सारी डिटेल्स लिखी होती है, राइट। तो ये उस तरीके से है कि जो हमारी डिटेल्स है उसको एक ऑल्टरनेटिव कोड मिल जाए, टोकन की तरह उसको हम बोलते हैं, स्टार स्टार करके वो लिख देते हैं। ये यूनिक होता है हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड के लिए, हर एक रिक्वेस्ट के लिए, हर एक डिवाइस के लिए।
इसमें एक्चुअल की कार्ड की इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं जाती है, एक टोकन फॉर्म में जाती है, स्टार स्टार फॉर्म में जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बचाने के लिए कि आपका इन्फॉर्मेशन लूज ना हो, कहीं डेटा हमारा कहीं हैक ना हो जाए, ठीक है। लैपटॉप के थ्रू, वेयरेबल स्मार्ट वॉच के थ्रू, बैंकर्स वेबसाइट, कैसे भी हम इसको जनरेट कर सकते हैं अगर आपको जनरेट करना है तो। सीवीसी लेस ट्रांजेक्शन होती है कि भाई एक ट्रांजेक्शन तो हमने सीवीसी डाल के कर ली, बट सेकंड ट्रांजेक्शन से अब हम बिना सीवीसी डाले भी यूज कर सकते हैं, ओटीपी कंफर्म करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये स्मूथनेस के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, मोबिलिटी कार्ड है तो ये वो कार्ड है जो ट्रेन की टिकट, बस की टिकट वगैरह खरीदने के लिए यूज आती है, ठीक है। फास्टैग क्या होता है? एक प्रीपेड रिचार्जेबल टैग होता है। मतलब हमने क्या किया भाई, टोल, मतलब एक फास्टैग टोल के लिए ही है, टोल कलेक्शन गेट के लिए ही होता है। हमने पहले से एक कार्ड है रिचार्ज करके रख लिया और बस हम जितनी बार टोल गेट में जाएंगे वो पेमेंट उसमें से डिडक्ट होती रहेगी, ठीक है। जैसे मेट्रो कार्ड जैसा सिस्टम आपको कह सकते हैं। और ये RFID टेक्नोलॉजीज में यूज हो रही है। NPCI ने डेवलप किया है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। NHAI क्या है? एक स्टैचुरी बॉडी है अंडर हाईवे मिनिस्ट्री। इन्होंने 2 मोबाइल ऐप लॉन्च करे हैं, माई फास्टैग एंड फास्टैग पार्टनर, जिससे कि फैसिलिटेट हो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन आराम से चले। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। क्लियर? ये लास्ट के जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, दिस वन एंड ये वाला पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? 2021 से मैंडेटरी कर दिया है कि सारे व्हीकल्स के पास फास्टैग्स होना चाहिए। मर्चेंट डिस्काउंट रेट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक फीस जो मर्चेंट को पे करना होता है हर डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में। फीस जो है वो 3 लोगों में बढ़ती है। एक तो कस्टमर कार्ड इशुइंग बैंक, जो भी कस्टमर का जो कार्ड है उसका जो बैंक है, मर्चेंट का एक्वायरिंग बैंक और पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर। कितना कितना चार्ज किया जाता है? UPI पे 0%, रुपए डेबिट कार्ड पे 0%, बट रुपए क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा डेबिट कार्ड पे X%, मतलब कुछ एक परसेंटेज चार्ज किया जाता है, डिपेंड करता है। ATM क्या होता है आपको पता है? ATM में हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, मतलब बिना बैंक में जाए पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, एक मशीन होती है, ठीक है। ATM नेटवर्क किस पे काम करती है? वर्क्स ऑन NPCI NFS टेक्नोलॉजी पे काम करती है। NPCI की जो टेक्नोलॉजी है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल फाइनेंशियल स्विच किसकी टेक्नोलॉजी है? NPCI की है। क्लियर? ATM के टाइप होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बैंक लेवल होता है जिसमें बैंक ही ओन कर रहा है, बैंक ही ऑपरेट कर रहा है। ब्राउन लेवल होता है जिसमें बैंक ओन कर रहा है, बट ऑपरेशंस किसी और के थ्रू हो रहे हैं, आउटसोर्स हो रहे हैं। वाइट लेवल होता है ना ही बैंक ऑपरेट कर रहा, ना ही बैंक ओन कर रहा, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, टाटा, कमीशन, प्रिज्म, ये सब प्रिज्म हो गया। माइक्रो ATM क्या होते हैं? एक मशीन होती है जिसमें बैंक रिमोटली हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, रिमोटली कनेक्ट टू देयर कोर बैंकिंग सिस्टम। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं जैसे मुथूट फाइनेंस है, तो माइक्रो ATM एक कार्ड स्वाइप मशीन होती है पेमेंट निकालने के लिए, ठीक है। आजकल बैंक्स में आजकल होने लग गई ATM के साथ साथ ना ये भी रखी होती है माइक्रो ATM, अगर आप बैंक विजिट करें कभी देखेंगे तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदन नीलकेनी कमेटी किसके लिए बनाई गई है? डिजिटल इकोनॉमी के लिए बनाई गई है। ये यूजुअली पूछा जाता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए अभी। नंदन नीलकेनी कमेटी डिजिटल इकोनॉमी के लिए आई है। PIDF फंड, देखिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एक फंड बनाया गया है 2020 में। RBI ने और बैंक्स और कार्ड गेटवे ऑपरेटर ने मिलकर 250 करोड़ लगाए हैं कि लोगों को सब्सिडी देंगे कि ये जो छोटे छोटे टाउन्स हैं, विलेजेस है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे भी हम ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन जैसी चीज़ें अडॉप्ट कर सके, ठीक है। तो ये एक फंड बनाया गया है मिलके। इसके बाद है इंडिया UAE LCSS मतलब लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। ये एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने और UAE ने मिलकर एक LCSS साइन किया है। इससे क्या होगा, जितने भी इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, इन्वेस्टर्स होंगे, ये सारे के सारे अपनी डोमेस्टिक करेंसी में पे कर सकते हैं बिना डॉलर को यूज़ करे। रशिया से लोग आ रहे हैं तो रशिया वाले अपनी करेंसी यूज़ करके इंडिया में पेमेंट कर सकते हैं बिना डॉलर को यूज़ करे, ठीक है। रुपे कार्ड इंटरनेशनली एक्सेप्ट होने लग गया फॉर इंडियंस। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम ग्लोबली और इंडिया में क्या है, ठीक है। ग्लोबली तो स्विफ्ट यूज होता है। स्विफ्ट मतलब ये आपकी फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखी है, बट रशिया और ईरान ने स्विफ्ट बैन कर रखा है। ये एक सिस्टम है बेसिकली, ठीक है, मैसेजिंग सिस्टम है। इंडिया के अंदर SFMS होता है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ये किसने डिजाइन किया? बाय कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और ये डिजाइन किया TCS ने फॉर IDRBT, एक रिसर्च आर्म है RBI का, रिसर्च टीम होगी कोई, उन्होंने मिलकर ये डिज़ाइन किया है। मैसेजिंग फंक्शन को सर्व कर दिए बैंक को, NBCFC को, ब्रोकर्स को, जो भी मैसेजिंग वगैरह करने वो इसके थ्रू होता है। और ये भी सेम NEFT, RTGS और इंटर बैंक्स को मैसेजिंग करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। मतलब ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बस पता होनी चाहिए। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर कौन कौन है भाई? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को लाइसेंस मिल चुका है RBI से। कौन कौन से पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर होते हैं? एक होता है अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट के लिए, जैसे NPCI जिसको हम कहते हैं, रिटेल वालों के लिए जो होता है। कार्ड पेमेंट गेटवे कौन कौन होते हैं भाई? मास्टर कार्ड, वीजा, रुपे। क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल रेमिटेंस कौन से? वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर अगर हमें कोई पेमेंट करनी है तो कौन ऑपरेटर है? वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम। PPI
पीपीआई में कौन है? अमेजॉन पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह। पेमेंट एग्रीगेटर कौन है? पेटीएम, जोमेटो, रेजर पे। और एटीएम ऑपरेटर कौन है? एसबीआई एटीएम, वाइट लेबल एटीएम, ठीक है, टाटा मुथूट का जो है। तो ये सब होते हैं। क्लियर? लास्ट हम देखेंगे न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट। ठीक है, ये एनपीसीआई ने न्यू अम्ब्रेला एंटिटी निकाली है रिटेल पेमेंट सिस्टम के लिए, जो कि कार्ड पेमेंट में ऑपरेट करती है, आईएमपीएस में मनी ट्रांसफर के लिए। मोबाइल ऐप्स कौन कौन से हैं? यूपीआई, भीम, और एटीएम नेटवर्क है एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। आरबीआई इशू अ प्रपोजल, आरबीआई ने इसके लिए प्रपोजल इशू किया है। क्लियर? नेक्स्ट है डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑम्बड्समैन। देखिए, ये आरबीआई ने प्रपोज किया है कि कोई भी ग्रीवियंसेस हैं, कोई भी कस्टमर्स को जिस भी तरीके की हेल्प करनी है, वो सबके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। आरबीआई ने इसके लिए सीनियर आरबीआई ऑफिशियल को डेजिग्नेट कर दिया। अराउंड 21 प्लेसेस इंडिया के अंदर जो कस्टमर्स की कंप्लेंट सुनेगा, जो भी 20 लाख तक की कंप्लेंट होगी, वो सारी की सारी इस पोर्टल के द्वारा सुनी जाएगी। ठीक है, जो पेमेंट किसके थ्रू हो रही है? इन चीज़ों के थ्रू हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट है बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, BPSS। आरबीआई ने रेगुलेट किया है, ओवरसीज करिए इन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को। ये कौन चेयर कर रहा है? गवर्नर। आरबीआई सारे पेमेंट सिस्टम को रजिस्टर कराना होता है। इसमें ये होता है बेसिकली जितनी भी पेमेंट्स होती है वो सारी की सारी आरबीआई BPSS में रजिस्टर होनी चाहिए, चाहे वो बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही हो, चाहे नॉन बैंक के थ्रू हो रही हो, चाहे कैसे भी हो रही हो, वो सारी की सारी रजिस्टर करानी है। इसके लिए चेयर कौन है? गवर्नर और आरबीआई। ठीक है, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें होती है जो हम लोग भूल जाते हैं। आरबीआई की कौन कौन सी रिपोर्ट्स आरबीआई ने निकाली है? आरबीआई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2019-21, आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, आरबीआई हर्बिंगर हैकाथॉन 2021 कॉम्पिटिशन फॉर इनोवेशन इन डिजिटल पेमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। क्लियर? एमसीक्यूज इनसे बहुत ईजिली बन जाते हैं। क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है? डिजिटल करेंसीज होती है, वर्चुअल करेंसीज क्रिएटेड एंड स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन क्या होता है? एक पब्लिक लेजर होता है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, पुरानी नई, जो भी क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क को रन करता है, मतलब यूज्ड फॉर रनिंग क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क। एक बिटकॉइन की वैल्यू 10⁸ सतोशी होता है। और एग्जांपल्स हैं क्रिप्टो करेंसीज के एथेरम, लिटकॉइन, डिजीकॉइन, लक्ष्मी कॉइन, रिपल, डॉगकॉइन। ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। हॉट वॉलेट होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होकर यूज करते हैं हम, एग्जाम्पल कोई भी ऑनलाइन ऐप। कोल्ड वॉलेट होता है जो नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट है, ये गलत लिखा हुआ है, एग्जाम्पल यूएसबी पेन ड्राइव। ठीक है, क्रिप्टो विंडर होता है जब कोई प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और एक बहुत लंबे समय तक प्राइस कम ही हो जा रही है, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टो विंटर आ गया। ठीक है, क्रिप्टो स्कैम्स के लिए देखिए कौन कौन सी चीज़ें, एक वेबसाइट्स है, एक पोर्टल है, एक है बाइनेंस जो बताता है हम बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। एक FTX है, बट ये बैंकरप्ट हो चुका है। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से कोई प्रॉफिट होता है तो आपको पता है बजट के अकॉर्डिंग आपको 30% टैक्स देना होगा, प्लस साथ में 1% आपको TDS भी देना पड़ेगा। ये हम लोगों ने बजट में भी देखा हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा। ग्लोबल रेगुलेशंस क्या है स्कैम्स वगैरह बचने के लिए? MICA, मीका की फुल फॉर्म है मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स, जो प्रोटेक्ट करता है लोगों को, स्कैम से बचाता है। दूसरा है CARF। क्लियर? देखिए, ये रेगुलेट नहीं करते हैं CBDC को और नॉन फंजिबल टोकन्स को। मीका जो है यही रेगुलेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में अभी देखेंगे। लीगल टेंडर कहाँ पर है क्रिप्टो करेंसीज? वेनेजुला, मार्शल आइलैंड जो पहली कंट्री है जिन्होंने सोवेनियन क्रिप्टो करेंसी निकाली, और एल सल्वाडोर पहला नेशन है जिन्होंने बिटकॉइन अलाउ किया है। ये जो क्लाउड में बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे भी बैन है, नेपाल, अल्जीरिया, इजिप्ट, मोरक्को, टर्की, ईरान, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये वाला क्लाउड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे परमिटेड है? यूनिसेफ, फर्स्ट UN ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॉकचेन कोड, बॉन्ड आए इन ऑस्ट्रेलिया, और बिल ऑफ राइट्स जो कि WEF ने निकाला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, इसको आप क्लास के बाद वापस रिवाइज करिएगा, इट विल हेल्प यू। देखिए, स्टेबल कॉइन्स क्या होता है? स्टेबल कॉइन्स को ना हम एक तरीके से ऐसे मान के चलते हैं जैसे गोल्ड और डॉलर है। गोल्ड, डॉलर, फिएट करेंसी जो है हमारी इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती है। तो क्रिप्टो करेंसीज भी इस तरीके से हम मान के चलते हैं, इनसे जोड़ के रख रहे हैं इस तरीके से कि वो भी एक तरीके ऐसा क्रिप्टो करेंसी जो स्टेबल रहता है। तो स्टेबल कॉइन के अंदर हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे तेथर, ट्रू, USD, बेस कॉइन, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट एक ऐसा इनिशिएटिव है जो एक ऐसा नेटवर्क बनाने के लिए बनाया गया कि जिसको भी डिजिटल इकोनॉमी ज्वाइन करनी है वो वहाँ जाके कोई भी स्टेक ले सकता है, कोई भी कॉइन्स ले सकता है। ठीक है, एक इनिशिएटिव है कि हर कोई क्लेम कर सकता है कोई स्टेक और डिजिटल इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, सबके लिए ओपन है। CBDC के बारे में अगर हम देखें तो बहामास जो है उसकी जो कैपिटल नसाउ है, ये पहला नेशन है जिसमें CBDC आया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नाइजीरिया जिसकी कैपिटल ये है, उन्होंने भी ई-नायरा अडॉप्ट किया है। 2022 में ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया के हम डिजिटल रुपी इशू करेंगे यूजिंग ब्लॉकचेन
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस आपको बस पता होना चाहिए कि लो कॉस्ट प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, काउंटरफिटिंग, ट्रेसिबिलिटी की स्कोप हो जाता है इसमें, ठीक है, अगर हम CBDC लाते हैं तो। चैलेंजेस में क्या है, डिजिटल डिवाइड, फाइनेंशियल लिटरेसी, एक्सेस पॉइंट, साइबर टेररिज्म, न्यूक्लियर अटैक, ये सब आपको बस मेंस में एक्चुअली लिखने की टर्म्स होती है, बट फिर भी पता होनी चाहिए यहाँ पे ना। अब मैं ई रूपी और ई रूपी की बात करूँ तो ई रूपी जो है उसका फाउंडर कौन है, RBI, बट ई रूपी का कौन है, NPCI। अभी हमने पीछे देखा। इसका फीचर क्या है, CBDC। इसका क्या है, डिजिटल गिफ्ट कार्ड या SMS कोड, ठीक है। ये फिएट मनी लीगल है, यस, बट ये नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन फंजिबल टोकन। देखिए नॉन फंजिबल टोकन वो होते हैं जो भी चीज़ जिसको हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्राइंग, फोटो, वीडियोस, और स्टोर कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सॉरी, ठीक है। फिजिकल एसेट्स की फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं, बट हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। मैंने बोला एक फ्रेम है जिसमें लेट्स से हॉर्स बना हुआ है। हॉर्स की फोटो को मैं अगर आधा आधा करके बेचूं तो क्या उसकी वैल्यू बराबर रहेगी, नहीं रहेगी। तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो नॉन फंजिबल टोकन्स जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हो डिजिटल फॉर्म में, बट इसको हम नहीं कर सकते। ईजियर टू ट्रेड, डिजिटल एसेट्स को ट्रेड करना आसान हो जाता है, प्लेजरिज्म बचता है, और पेपरलेस हो जाता है। चैलेंजेस में मास हाइस्टीरिया, इन्वेस्टमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग और हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो ये सारे इसके चैलेंजेस भी हैं और ये सारे इसके हमारे बेनिफिट्स भी हैं। तो ये होता है नॉन फंजिबल टोकन। सो दिस फिनिश योर पिलर 1। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल inform you, clear your doubt. Okay, so yeah, thank you so much. We'll see you in the next pillar. Thank you.